पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ ना समझ में आवे मैं क्या करूं। इक्स ने मेरा ऐसी हालत की है और कुछ ना समझ में आवे मैं क्या करूं। अगर आप स्टूडेंट हो और आपका फर्स्ट बार आपके लाइफ में एग्जाम आ रहा होगा तो इसी टाइप से होता है। जब कोई प्यार वार करता है उसके लाइफ में, जब ये इक्स मोहब्बत का जो भी पहुंचता है दर्द, तो उसके लाइफ में इसी तरह से थॉट्स आता है। पहला वर्ड पहली पहली बार मोहब्बत की है, मतलब पहली बार एग्जाम आएगा तो जरूरी नहीं है कि आपका बेस्ट जाएगा, लेकिन बेस्ट जाने के लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा। क्योंकि प्यार में अक्सर हम बिना सजेशन लिए चले जाते हैं, इसलिए प्यार जल्दी सक्सेस नहीं होकर जल्दी ब्रेकअप में बदल जाता है। तो इसलिए बोला गया है पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ ना समझ में आए मैं क्या करूं, इक्स ने मेरी ऐसी हालत की है। इसका मतलब यही है कि अगर रियलिटी में आपको अगर इक्स अपने पढ़ाई से हो जाए तो फिर आपके मदर और फादर को ये लगेगा कि मेरा बेटा को क्या हो गया है। तो क्या हो जाएगा, एग्जाम का टेंशन के कारण आप भी इसी तरह से आशिक हो जाएंगे पढ़ाई का। तो फिर सारे लोग आपको क्या करेंगे, ज्यादा आपके बारे में बात करेंगे। लेकिन जब आप इक्स से मोहब्बत से टूट जाएंगे और खाना पीना त्याग देंगे, छोड़ देंगे, तो फिर आपका चर्चा होने लगेगा, लेकिन वो चर्चा से आपके फ्यूचर में कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए पहली बार एग्जाम भी आ रहा है आपके लाइफ में। इसीलिए जैसे प्यार हम करते हैं बिना सोचे समझे, उसी तरह हमें बिना सोचे समझे पढ़ाई में उतर जाना है। प से पढ़ाई, प से प्यार, इसीलिए ध्यान रखना है। तो जब प्यार अगर हम बिना सोचे समझे कर सकते हैं तो पढ़ाई भी बिना सोचे समझे कर लेंगे तो इक्स हो जाएगा पढ़ाई से। जैसे बिना सोचे समझे हम किसी से प्यार कर बैठते हैं तो उसे इक्स हो जाता है, उसके बिना जीना अच्छा नहीं लगता है, मरना अच्छा लगता है। उसी टाइप अगर पढ़ाई के बारे में सोचे समझे अगर आप रियल में फील्ड में उतर जाएंगे, आप खूब एकदम स्ट्रगल करना शुरू कर देंगे, तो फिर आपको पढ़ाई के अलावा जीने का मन नहीं करेगा। पढ़ाई के अलावा आप किसी और टॉपिक पर बात करने का मन नहीं करेगा। तो ये होता है पढ़ाई में इक्स और ये होता है मोहब्बत के इक्स। तो इसीलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज हम आपको फिलोसफी के वो बताएंगे क्वेश्चन जो शॉर्ट में 2 नंबर में पूछे जाएंगे। तो वो सब्जेक्टिव बताएंगे शॉर्ट में जो 2 नंबर में पूछे जाएंगे, वही सब्जेक्टिव के ऊपर बात करेंगे, जिसको मैं एक एक वर्ड को ब्रेक करके एक्सप्लेन करेंगे और आपको एकदम आसान हो जाएगा। तो आप भी बिना सोचे समझे मेरे साथ कंटिन्यू बोर्ड पे देखना शुरू कीजिए। मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ ना समझ में आए मैं क्या करें, इक्स ने मेरी ऐसी हालत की है। तो जब आप रियलिटी में मेरे साथ आ जाओगे बिना सोचे समझे और जब पढ़ाई में इसी तरह से लग जाओगे तो आपको पढ़ाई से इक्स हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, तो ऐसी हालत हो जाएगी जो सारे लोग बोलेगा इसके जैसा बनो। लेकिन जब आप प्यार मोहब्बत में हालत खराब कर लेंगे तो सब बोलेंगे इसके जैसा मत बनो। तो इसके जैसा बनो, तो इसीलिए पढ़ाई के साथ इक्स कर लीजिए। तो इक्स करने के लिए कंटिन्यू रहना होगा। तो चले टॉपिक पे आते हैं। VVI इसमें हमने 10 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। फिलोसफी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो लिखा हुआ है। इस बार सिर्फ धुआं धुआं होगा, इसीलिए बिहार बोर्ड के कक्षा 12 और 2 फरवरी के जो आने वाला फिलोसफी के क्वेश्चन है उसको तोड़ने के लिए आज आपको मेरे साथ रहना होगा और मेरे क्वेश्चन के साथ, और मेरे क्वेश्चन पे ध्यान देना होगा। जहां समझ में नहीं आएगा आप कमेंट कीजिएगा, आपकी कमेंट को पूरी तरह से ध्यान दिया जाएगा और सुना जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या आता है, तो सबसे पहले हम कलर ले लेते हैं ताकि और मजा आएगा। क्या पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ ना समझ में आए मैं क्या करूं ना, इक्स ने ऐसी हालत की है। तो देखिए आक्षव और निर्जरा क्या है, सबसे पहले यह समझते हैं आक्षव के बारे में। देखिए जब भी लिखा रहेगा आक्षव तो उसका मीन्स क्या होता है वो समझ लेते हैं, उसके बाद समझ में आपको आएगा। आक्षव समझने के लिए आपको 3 वर्ड को समझना पड़ेगा। पहला कौन कौन, तो देखिए आस्वाद वर्ड को समझिए और फिर आक्षेप वर्ड को समझिए और फिर आक्षेप वर्ड को समझिए। देखिए आक्षेप वर्ड का मीन्स होता है, इसका मीन्स होता है अविनाशी। अविनाशी जो नष्ट कभी नहीं हो सकता है, नष्ट नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं आक्षेप।
इसीलिए ध्यान रखिए। आक्षेप मतलब हो गया जो अविनाशी होता है, जो नष्ट कभी नहीं हो सकता। आक्षेप, आक्षेप का मीन्स क्या होता है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आक्षेप मतलब होता है विरोध करना होता है। जब आप अच्छा काम करेंगे तो आपके काम को आक्षेप करना लगेगा, विरोध करने लगेगा लोग, तो आप पीछे नहीं हटिएगा। तो आक्षेप मतलब विरोध करना। और आक्षेप, आक्षेप मीन्स होता है क्या, अविनाशी होता है, जो नष्ट कभी नहीं हो सकता है, नष्ट नहीं हो सकता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्वाद। आस्वाद मतलब होता है अनुभव करना होता है। क्या होता है, अनुभव करना। इसको यहां थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। आस्वाद मीन्स होता है अनुभव करना होता है, अनुभव करना होता है, ठीक है, अनुभव करना होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आस्वाद लिखा रहेगा या आस्वाद तो अनुभव करना, आक्षेप मीन्स विरोध करना, और आक्षेप, आक्षेप मीन्स अविनाशी, जिसका नष्ट नहीं हो सकता है। बात बोल रहा है निर्जरा क्या है। देखिए निर्जरा का अगर शॉर्ट में अगर समझेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है तो समझिए, आत्मा पर, जब आत्मा, आत्मा के कर्मों, कर्मों को धीरे धीरे नष्ट करते रहता है, नष्ट, नष्ट करते रहता है। कौन नष्ट करते रहता है, तो ये निर्जरा। निर्जरा के बारे में और समझना होगा डिटेल में, तो समझिए क्या करना, नष्ट करना होता है, नष्ट करना होता है, कर्मों का नष्ट करते रहता है। आत्मा में जो भी कर्म होता है उसको नष्ट करता है, नए कर्मों को लाता है। निर्जरा वर्ड का ज्यादा बात यहां पे किया गया है जैन दर्शन में। जैन दर्शन में आपको निर्जरा के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें दो साधन है, संवर, संवर, और दूसरा है निर्जरा। तो दो वर्ड आता है, ये दोनों का वर्ड का मीन्स होता है जैसे आत्मा में जो, आत्मा पर जो कर्म है उस कर्म को नष्ट करना, और इसमें नए कर्मों को आना। तो नए कर्मों को आना होता है, ठीक है, नए कर्मों का आना। और निर्जरा मतलब जो हमारे आत्मा में, आत्मा पर जो कर्म है, आत्मा के द्वारा आत्मा पे जो लगा हुआ कर्म है उसको धीरे धीरे नष्ट करते रहता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं डिफिनीशन और समझते हैं। अगर आपको ये कलर से उतना क्लियर नहीं समझ में आ रहा होगा तो हम ये कलर ले लेते हैं, तो फिर तो मजे आ जाएगा ना। अब देखिए ये कलर लाते हैं, हाँ। अब देखिए आप समझते हैं, हम लोग क्या समझते हैं, तो इसको समझने के लिए यहाँ पे यही कलर सही रहेगा, ठीक है। अब देखिए अब हम समझते हैं, एक मिनट, हाँ। अब ये समझते हैं, आक्षेप समझ गए, कर्मों का आत्मा में प्रवाह। निर्जरा संचित कर्मों का नाश करता है। जब हमारे आत्मा में कोई ऐसे कर्म आ जाते हैं, आत्मा के द्वारा आत्मा पे कोई लांछन लग जाता है गलत कर्मों का, तो उसको नष्ट करने के लिए हमारे पास जो है निर्जरा वर्ड आते हैं, और वो क्या करते हैं, आत्मा पर लगा हुआ कर्मों को नाश कर देता है, हम फ्री हो जाते हैं। निर्जरा का अर्थ मतलब कर्मों का धीरे धीरे नष्ट करना होता है, नष्ट करना होता है। इतना ध्यान रखिएगा, आप लोग को समझ में ये क्वेश्चन पूरे तरह से आ गया होगा अपनी भाषा के अनुसार। तो आप लोग रेडी हो तो आगे बढ़ते हैं, फिर कमेंट कीजिएगा, समझ में नहीं आएगा जहां पे वहां पे कमेंट कीजिएगा, तो फिर मैं एक्सप्लेन आपको करता रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और फिर समझते हैं। आप देखिए इसमें समझते हैं, न्याय दर्शन के अनुसार निर्विकल्प प्रत्यक्ष क्या है। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है। देखिए प्रत्यक्ष मतलब होता है कि इंद्रियां, सबसे पहले ये समझिए इंद्रियां होता है, क्या होता है, इंद्रियां होता है। इंद्रिया में क्या होता है, जैसे होता है सूंघना, सूंघ घना, सूंघना हुआ, और फिर हुआ सूंघना, आंख से देखना, सोचना, जो सोचते हैं, जैसे हुआ हाथ हुआ, जैसे जीभ हुआ। जब इस सब के द्वारा हम जब कोई भी नॉलेज को लेते हैं, जानते हैं, तो उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं। स्किन के द्वारा जब हम नॉलेज को लेते हैं तो प्रत्यक्ष कहते हैं। निर्विकल्प का मीन समझिए क्या होता है, जिस प्रत्यक्ष में नाम, जाति और गुण और ज्ञान। निर्विकल्प मतलब आप समझते हैं क्या होता है। देखिए निर्विकल्प का मीन समझना है तो ऐसे समझिए, जब कोई वस्तु को हमने देखे, लेकिन हम सिर्फ देखे, जाने नहीं कि वो वस्तु क्या है, मिट्टी का घड़ा है या मिट्टी है, उसी को बोलते हैं निर्विकल्प। जैसे हम कोई भी फर्स्ट बार वस्तु को सिर्फ आंखों से देखे, निर्विकल्प ज्ञान हो गया, निर्विकल्प प्रत्यक्ष हो गया उस वस्तु से हमें। जब हम उस वस्तु को अब हम टच किए, जैसे मेरे पास पेन है,
लेकिन हम दूर से देखिए कि एक वस्तु के रूप में दिखा, लेकिन इसके न नाम जान रहे थे, न इसका कर्म जान रहे थे, न इसका कुछ भी नहीं जान रहे थे, न धर्म जाति कुछ नहीं इस पेन का, तो समझिए निर्विकल्प प्रत्यक्ष हुआ। लेकिन जब इसके पास आए, पकड़े, यूज किए और फिर इसके बारे में जानने की कोशिश किए, सब कुछ जान गए, तो अब ये हो गया एक वस्तु। तो हमने निर्विकल्प का मीन्स कोई वस्तु के बारे में जब हम नाम और जाति और गुण बिना जाने, जिस प्रत्यक्ष में नाम जाति और गुण का ज्ञान न हो, जैसे कोई वस्तु को हम देखें लेकिन हम उसका न नाम जाने, न जाति जाने, न गुण, उसी को बोलते हैं निर्विकल्प प्रत्यक्ष कहते हैं। आप समझ में आ गया होगा। कोई भी वस्तु का नाम, जाति और फिर गुण, ये तीनों चीज हम नहीं जान पाए और वस्तु को जाने की एक वस्तु सिर्फ जान गए तो हो गया निर्विकल्प ज्ञान। आप लोग को समझ में आ गया हो। जब पूछेगा न्याय दर्शन के अनुसार निर्विकल्प प्रत्यक्ष क्या है, तो जिस प्रत्यक्ष में नाम जाति और गुण का ज्ञान हो वह निर्विकल्प प्रत्यक्ष कहलाता है। जिस प्रत्यक्ष में नाम जाति और गुण का ज्ञान न हो उसी को हम निर्विकल्प प्रत्यक्ष कहते हैं, जिसमें ज्ञान न हो, न जाति का, न नाम का, न फिर किसका, न जाति का, न नाम का, न उसके गुण का। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, ये रहा न्याय दर्शन के अनुसार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वैशेषिक दर्शन के अनुसार द्रव्य क्या है? वाह, वैशेषिक दर्शन के अनुसार याद रखिएगा द्रव्य के बारे में बताया गया है कितना, तो यानी कि वैशेषिक दर्शन में 3 चीज होता है। गुण, जब बोलेगा वैशेषिक दर्शन में गुण के बारे में तो 24 गुण होते हैं। जब इसके बारे में बोलेंगे पदार्थ के बारे में तो ध्यान रखिएगा पदार्थ 7 होते हैं। और जब पूछा जाएगा कि इसके ये क्या होते हैं, ये क्या द्रव, तो ध्यान रखिएगा द्रव जो है इनका होंगे 12 द्रव होते हैं। अब थोड़ा हम समझते हैं कि कौन कौन 12 द्रव होंगे उनके बारे में। जैसे में हवा हुआ, 9 होते हैं द्रव जो है, 9 होते हैं, इतना ध्यान रखिएगा 9 होते हैं द्रव, पदार्थ 7 होते हैं। हवा हुआ, आग हुआ, और फिर क्या हुआ, पानी हुआ जिसको आप जल बोलिए, और फिर क्या हुआ, आकाश हुआ, और फिर आप क्या बोल सकते हैं, आकाश के बाद पृथ्वी हुआ, पृथ्वी के बाद दिशा हुआ, दिशा के बाद काल हुआ, और काल के बाद क्या, मन हुआ, मन के बाद क्या हुआ, आत्मा हुआ। ये वैशेषिक दर्शन में ये 9 द्रव होते हैं। तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार द्रव क्या है, याद रखिएगा द्रव वह है जो गुण और कर्म का आक्षय होता है। आक्षय का मीन्स सबसे पहले समझते हैं। जब भी अगर लिखा रहेगा आक्षय कहीं पर तो समझिएगा जो विनाश नहीं हो सकता है, विनाश नहीं होता है, उसी को हम बोलते हैं आक्षय। होता है, विनाश नहीं होता है। आक्षय करना मतलब जिसका कोई विनाश नहीं है, जो क्या है, अविनाशी है। विनाश नहीं होता है, जो क्या है, अविनाशी है। अविनाशी जब ये बात आ जाएगा तो समझ जाइएगा द्रव्य वह है जो गुण और कर्म का आक्षय होता है। मतलब यानी वैशेषिक के द्वारा द्रव्य वह है जिसमें गुण और कर्म आक्षय होता है। गुण और कर्म अविनाशी है, जिसका कोई विनाश नहीं कर सकता है, ना हो सकता है। तो आप लोग को समझ में ये भी क्वेश्चन आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, प्रकृति को त्रिगुणात्मक क्यों कहा गया है। देखिए प्रकृति को बनाने वाले जो गॉड थे वो 3 गुण बताए थे। सब प्रकृति में जो भी पदार्थ है उसमें 3 गुण होगा, जो भी जीव है। सत्गुण जिसे सत्य बोल सकते हैं, तो सत्गुण हो गया, सत्गुण। दूसरा हुआ रजगुण हुआ, रजगुण हो गया, और थर्ड हो गया तम गुण। जितने भी जीव आप देखेंगे अगर ये ब्रह्मांड में, उसमें 3 गुण आपको मिलेगा, सतगुण, रजगुण और तम गुण। इस 3 गुण से ही हमारा ये ब्रह्मांड चल रहा है। इसीलिए इसको त्रिगुणात्मक कहा गया है, क्योंकि प्राकृतिक सत्व, रजस और तमस इन 3 गुणों से बनी है। तो देखिए 3 गुणों मैंने पहले लिख दिया और आपको समझा दिया। ये ब्रह्मांड 3 गुण से चल रहा है। हर मनुष्य, हर जीव में 3 गुण मिलेगा। तमस होगा ज्यादा, जैसे टाइगर है उसमें तमस ज्यादा होता है। जैसे मनुष्य उसमें 3 गुण होता है, सत, रज, तम। ये सभी जीवों में होते हैं। सत, रज, तम। जैसे काऊ हुआ, जैसे टाइगर हुआ, जैसे डॉग हुआ, हर वो गुण में
कोई ऐसे जीव है जो अपने शरीर में तम गुण ज्यादा मात्रा में दिखाते हैं, यूज करते हैं। तो हमारे शरीर में तीनों गुण होते हैं, आप जो गुण ज्यादा यूज करेंगे आप पे वही ज्यादा गुण का प्रभाव दिखेगा। तो ऑटोमेटिक आपको सेलेक्ट करना है कि किस गुण के साथ इस ब्रह्मांड में रहना है। जैसे महात्मा गांधी जी हुए, भगत सिंह जी हुए, उनके द्वारा आप समझ सकते हैं कि सत्गुण, रजगुण, तमगुण का कैसे वो लोग उपयोग अपने जीवन में किए। तो रावण क्या थे? तमगुणी थे, और उनके रजगुण तमगुण की मात्रा ज्यादा था, उनमें भी सत्यता था, लेकिन रज तम की मात्रा जैसे बढ़ाए तो गड़बड़ा गया, मिस्टेक कर गए। तो वही में भगवान राम थे जिनमें सत्गुण ज्यादा मात्रा में दिखा, तो ये इसलिए वो परमात्मा। तो इसीलिए हम लोग को ध्यान देना है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? योग दर्शन के अनुसार यम की परिभाषा दे। यम मतलब ध्यान रखिएगा, ये एक नियम है। यम क्या है? नियम है। जब आप योग दर्शन में आएंगे तो योग कहता है 3 नियम से गुजरना पड़ेगा। पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, अहिंसक आपको बनना पड़ेगा, अहिंसावादी बनना पड़ेगा। जैसे महात्मा गांधी जी, अहिंसावादी बनना पड़ेगा, अहिंसावादी, अहिंसावादी बनना पड़ेगा। और फिर ब्रह्मचार्य अवस्था में रहना पड़ेगा, ब्रह्मचार्य अवस्था में रहना पड़ेगा। और फिर अस्तेय, अस्तेय करना पड़ेगा। और फिर क्या? परिग्रह करना पड़ेगा, अपरिग्रह, अपरिग्रह करना होगा। ये 3 अगर आप में है तो आप योग दर्शन के समझ रहे हैं। यम सामाजिक आचरण के नियम है। अहिंसा, सत्य, असत्य, असत्य, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब समझिए, उतना ही वस्तु का यूज कीजिए जितना आपकी जरूरत है। वस्तु जरूरत से ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, जरूरत से ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, ज्यादा नहीं यूज करना चाहिए। ये हमारा अपरिग्रह का अर्थ होता है। ब्रह्मचार्य मतलब आप पूरे तरह से ब्रह्मचार्य अवस्था में रहिए, अपना योग ध्यान कीजिए, अच्छा रहिए, अपने शरीर को, अपने शरीर के कौन? रजगुण को बचाइए, रजगुण को बचाइए। उसको ब्रह्मचार्य मतलब समझ रहे हैं ना? अपने वीर्य को नाश नहीं करना। किसी स्त्री, किसी लड़की के बारे में सोच के अपने वीर्य को नाश नहीं करना, उसी को बोलते हैं ब्रह्मचार्य। असत्य मतलब होते हैं, असत्य मतलब होते हैं कि किन्हीं के बारे में गलत न सोचना चाहिए, न स्मरण करना चाहिए, न उसके बारे में ये नहीं रखना चाहिए, गलत भाव, गलत कुछ भी नहीं रखना चाहिए, गलत भाव नहीं रखना चाहिए, तो उसको असत्य बोलते हैं। और फिर अहिंसा मतलब जो मारपीट, झगड़ा, लड़ाई ना करता हो, मारपीट और झगड़ा से जो दूर रहता हो, उसको बोलते हैं अहिंसा। और सत्य मतलब समझ रहे हैं, सत्य होता है। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाहिए। योग दर्शन के अनुसार यम की परिभाषा इस तरह की है। यम सामाजिक आचरण के नियम है। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह, जहां वस्तु की जरूरत से ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, किसी के बारे में सोच गलत नहीं रहना चाहिए, मतलब अपना सोचिए समझिए। तो वीर्य को नाश नहीं करना चाहिए, वही ब्रह्मचर्य है। और फिर गलत भाव नहीं रखना चाहिए, और फिर अहिंसा में मारपीट नहीं करना चाहिए, और सत्य की मतलब सत्य होता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, और उस क्वेश्चन को फिर कितने आसान तरीका से भी बताएंगे। तो आप लोग को देख ले होंगे। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? शंकर का दर्शन और द्वैतवाद क्यों कहा जाता है? वाह! क्योंकि शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्मा और आत्मा एक ही है। समझिए, द्वैत नहीं है। देखिए, शंकराचार्य का, इनका पूरा नाम था शंकराचार्य ये थे, यानी कि ये 13वीं या आप समझिए 13वीं या 14वीं या 12वीं सदी की बात है, जो शंकराचार्य थे, जो एक सन्यासी, कम समय में सन्यासी धारण कर लिए थे। इन्हीं के द्वारा भारत में 4 ऐसे मठ बनाए गए थे जिनके द्वारा भारत को ध्यान रखा जा सके और भारत को गुरु बनने में कोई नहीं रोक सकता है। तो 4 मठ का स्थापना शंकराचार्य के द्वारा हुआ था। शंकराचार्य ने लोगों से ये बताए कि ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मा और आत्मा एक ही है, ये 2 नहीं है। जिसे आप कहते हैं ब्रह्मा और आत्मा, वो दोनों एक है, अलग नहीं है। ये ब्रह्मांड ही आत्मा है, आत्मे में ही ब्रह्मांड है। जैसे भगवान कृष्ण के बचपन में मुंह में ही पूरे ब्रह्मांड था। तो इसीलिए शंकराचार्य ने बताते हैं कि ब्रह्मा और
आत्मा दोनों एक है, ये दोनों दो नहीं है, इसीलिए हमें दो नहीं मानना चाहिए। द्वैत कहता है कि ये ब्रह्मांड, आत्मा और परमात्मा अलग अलग होते हैं, परमात्मा अलग अलग होते हैं, इसीलिए द्वैतवाद कहा जाता है। और द्वैतवाद मीन्स होता है शंकराचार्य के द्वारा अद्वैतवाद कहा गया है, क्योंकि अद्वैतवाद मीन्स ब्रह्मा और आत्मा एक ही है, दो नहीं है। जैसे एक सिक्का के दो पहलू होते हैं तो सिक्का तो एक ही होते हैं, उसी टाइप से शंकराचार्य बताते हैं कि ब्रह्मा जिसे कह रहे हैं वो आत्मा है और आत्मा जिसे कह रहे हैं वही ब्रह्मा है, तो दूसरा कुछ भी नहीं होता है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, शंकर के अनुसार ब्रह्मा के तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। शंकराचार्य, अब ये समझिए कि हम वही उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं जो इससे पहले किए हैं, शंकराचार्य जी के बारे में बात कर रहे हैं। शंकराचार्य दो वर्ड के बारे में, ब्रह्मा, पहला क्या है ब्रह्मा, ब्रह्मा हुआ और प्लस में तटस्थ, तटस्थ, ये दो शब्द हुआ, दो शब्द के लक्षण और स्वरूप के लक्षण में अंतर, दोनों के बारे में बोल रहे हैं कि ये दोनों शब्द का स्वरूप बताइए क्या होता है। आप समझते हैं स्वरूप को, ये डिफिनीशन से तटस्थ लक्षण ब्रह्मा को सृष्टि से संबंधित बताते हैं, स्वरूप लक्षण ब्रह्मा के स्वाभाविक गुण बताते हैं। देखिए समझिए, इतना ध्यान, स्वरूप जहां भी रहेगा लिखा हुआ तो समझिएगा ब्रह्मा के स्वाभाविक गुण को बताया जाता है। तो जहां पर भी लिखा रहेगा स्वरूप, स्वरूप मतलब होता है ब्रह्मा जी के, ब्रह्मा के गुण को बताना, ठीक है, स्वाभाविक गुण को, कि ब्रह्मा किस प्रकार के है, वो कहाँ रहते हैं, उनमें कैसा व्यवहार है, स्वभाव उनका कैसा है। जैसे हमारे मदर और फादर के व्यवहार होते हैं, उसी टाइप से बोला जाता है ब्रह्मा जी का गुण क्या है, उनका व्यवहार कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है। तटस्थ का मीन्स होता है कि ये ब्रह्म, तटस्थ का जो लक्षण है वो है ब्रह्मा को सृष्टि से संबंधित। तटस्थ का मतलब होता है कि ये सृष्टि जो है उनके साथ हमारे ब्रह्मा का कैसा संबंध है, सृष्टि के साथ हमारे जो ब्रह्मा है, यानी जिसे आप भगवान, गॉड, ईश्वर जो बोलना है बोल सकते हैं, उनका संबंध इस ब्रह्मांड से, सृष्टि से किस प्रकार का है, ये बात कहा जाता है। तटस्थ मीन्स होता है सृष्टि के बारे में ब्रह्मा के साथ रिलेशन, और फिर स्वरूप मतलब होता है ब्रह्मा जी का अपना स्वभाव कैसा है। ये तो तटस्थ लिखा रहेगा तो सृष्टि और ब्रह्मा के बीच कैसा रिलेशन है, और स्वरूप रहेगा लिखा हुआ तो ब्रह्मा का स्वभाव कैसा है, उनका गुण कैसा है, ये हो। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा कंफर्म है, मैं ऐसे यहां समझा दिया हूं पूरा डिटेल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बुद्धिवाद एवं अनुभववाद में क्या अंतर है। आप समझते हैं बुद्धिवाद, और बुद्धिवाद मतलब समझ रहे हैं ना, जहां बुद्धि के बारे में चर्चा हो उसी को हम बोलते हैं बुद्धिवाद, और कुछ नहीं, जहां बुद्धि के बारे में चर्चा हो, जो बुद्धि पर भरोसा करके अपने जीवन जीता हो उसी को बोलते हैं बुद्धिवाद। समझ रहे हैं, बुद्धिवाद हो गए, जो बुद्धि पर ही भरोसा करके जीवन जीते हैं उनको बुद्धिवाद कहते हैं, और जो अनुभव पर अपना जीवन जीते हैं, यानी अनुभव, दोनों ज्ञानी होते हैं, अनुभववाद, उनको हम बोलते हैं अनुभव के द्वारा, अनुभव पर भरोसा जो करते हैं, भरोसा, उनको कहते हैं अनुभववाद कहते हैं, अनुभववाद, उनको अनुभववाद कहते हैं। तो ध्यान रखना है, बुद्धिवाद पर जो भरोसा किया उसको बुद्धिवाद कहते हैं, जो अनुभव पर भरोसा किया उसको अनुभववाद कहते हैं। अनुभववाद अनुभव को ज्ञान का स्रोत, देखिए अनुभववाद के द्वारा अनुभव का ज्ञान का स्रोत माना जाता है, और बुद्धि का जो स्रोत है वो आता है, बुद्धि वो बुद्धिवाद से आता है। बुद्धिवाद ज्ञान का स्रोत बुद्धि को मानता है, जबकि अनुभववाद अनुभव को ज्ञान का स्रोत मानता है। यानी बुद्धिवाद बोलता है कि ज्ञान का जो स्रोत है वो बुद्धि, देखो बुद्धिवाद ज्ञान का स्रोत बुद्धि को मानता है, बुद्धिवादी बोलता है कि ज्ञान जो आता है बुद्धि के द्वारा आता है, अनुभववादी बोलता है ज्ञान जो आता है अनुभव के माध्यम से आता है। इसी दोनों के बारे में अंतर पूछे तो बुद्धिवाद मतलब जब ज्ञान बुद्धि के रास्ते से आ रहा है तो बुद्धिवादी का मानना है कि ज्ञान बुद्धि के रास्ते से आ रहा है, अनुभववादी मानता है कि ज्ञान का जो रियलिटी जो रास्ता है वो अनुभव के द्वारा है, अनुभव के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, और बुद्धिवादी बोलता है कि बुद्धि के द्वारा ज्ञान आता है। तो इसीलिए आप लोग आगे आप समझिए कि किसके द्वारा आएगा ज्ञान, तो इसीलिए दोनों का यही था अंतर। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। आप समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बुद्धिवाद की सीमाएं क्या है।
आप समझते हैं बुद्धिवाद की सीमा, बुद्धिवाद कहां तक जाके रुक जाता है? बुद्धिवाद अनुभव की उपेक्षा, उपेक्षा मतलब समझ रहे हैं ना, उपेक्षा मतलब होता है अनदेखा करना, अनदेखा, अनदेखा करना या अवहेलना करना, अवहेलना करना, हेलना, अवहेलना करना, इसका मीन्स होता है अवहेलना करना। अब देखिए समझिए क्या है उपेक्षा। बुद्धिवाद अनुभव की उपेक्षा करता है। बुद्धिवादी कहता है मैं अनुभववाद के अनुभव को नहीं मानता हूं, अनुभव के द्वारा ज्ञान नहीं मिलता है, ये कहना है बुद्धिवादी को, ठीक है। वो उपेक्षा करता है किसको? अनुभव के द्वारा ज्ञान मिलता है उसको। और सभी ज्ञान को केवल बुद्धि से सिद्ध नहीं किया जा सकता, और अनुभव वाले बोलते हैं कि सब ज्ञान को बुद्धि के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता है बाबू। इसीलिए जो बुद्धिवादी होगा उस सभी ज्ञानों को, याद रखिएगा, सभी ज्ञान को बुद्धि के द्वारा सिद्ध नहीं कर सकते हैं, यह भी ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया कि ये बुद्धिवादी जो है वो हमेशा अनुभववादी को उपेक्षा मतलब उसको अनदेखा करता है, अवहेलना करता है, मतलब उसको धिक्कारता है, उसको नहीं मानता है। ज्ञान को केवल बुद्धि से सिद्ध नहीं किया जा सकता। अनुभववाद बोलता है कि ज्ञान को नहीं सिर्फ बुद्धि के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। तो अनुभववादी जो है बोलता है बुद्धि के द्वारा सभी ज्ञान को सिद्ध नहीं कर सकते हो बाबू, इसीलिए अनुभव को ऐसे ललकारो मत, अनुभव को ऐसे बेइज्जती करो मत, अनुभव को ऐसा छोटा और ऐसा उसको उपेक्षा मत करो, अवहेलना मत करो, अनदेखा मत करो। तुम्हें मानना होगा कि अनुभव के द्वारा ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा, बुद्धि के द्वारा सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। ये मेरा मानना है कि अनुभव के द्वारा ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, बुद्धि के द्वारा नहीं, क्योंकि ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होता है, बुद्धि से ज्ञान शुद्ध कभी नहीं होता है। इतना ध्यान रखिएगा, ये मेरा मानना है और मेरा मानने के साथ पूरा ग्रंथ का मानना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लॉक के ज्ञान सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। लॉक मतलब एक क्या थे? लॉक मतलब एक मान लीजिए ये भी एक रिसर्चर थे, ये भी एक रिसर्चर थे। अनुसार मन जन्म के समय कोरा कागज होता है और ज्ञान अनुभव से उत्पन्न होता है। यानी लॉक भी कहता है कि ज्ञान का जो उत्पन्न है वो अनुभव से होगा। जब देखा बुद्धिवादी और अनुभववादी में आपस में खूब झगड़ा चल रहा है, तो एक आया साइंटिस्ट, जिसको बोल सकते हैं साइंटिस्ट या बोल सकते हैं आप उनको दार्शनिक। तो लॉक एक दार्शनिक थे, लॉक जो है वो एक दार्शनिक थे, लॉक एक दार्शनिक है। लॉक जो है एक दार्शनिक है, इतना ध्यान रखिएगा। दार्शनिक मतलब साइंटिस्ट, दार्शनिक है जिनका मानना है कि अनुभव से सत्य ज्ञान होता है, सत्य ज्ञान प्राप्त होता है, बुद्धि के द्वारा नहीं। तो यहाँ पे लॉक दार्शनिक के द्वारा भी बात सच निकला कि ज्ञान जो है वो अनुभव से आता है, ज्ञान अनुभव से उत्पन्न होता है, बुद्धि से उत्पन्न कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए लॉक दार्शनिक के द्वारा भी बात सत्य निकला। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जब एग्जाम में पूछेगा कि लॉक के ज्ञान सिद्धांत की व्याख्या करें, तो लॉक के द्वारा ये बताइएगा कि लॉक दार्शनिक ने बताया था कि ज्ञान जो है अनुभव के द्वारा उत्पन्न होता है, अनुभव से ही ज्ञान उत्पन्न होता है, बुद्धि के द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। ये लॉक दार्शनिक के सिद्धांत है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अनुभववाद की प्रमुख विशेषताएं बताएं। अनुभववाद के अनुसार समस्त ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है और जन्मजात विचारों का निषेध मतलब होता है क्या चीज? विरोध करना, या निषेध मतलब प्रतिबंध लगाना, प्रतिबंध लगाना। मतलब क्या बोल रहा है? अनुभववाद कहता है, अनुभववाद का अभी भी युद्ध चल रहा है। अनुभववादी बोलता है कि कभी भी तुम्हें ये बात को मान लेना चाहिए कि अनुभववाद से ही उत्पन्न होगा क्या?
ज्ञान उत्पन्न होगा, इसे तुम मान लो। और हमें ये दिमाग से हटा देना चाहिए कि अनुभववाद के अनुसार समस्त ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है। जन्मजात से जन्मजात विचारों का निषेध किया जाता है, यानी कि हमें जन्मजात से ज्ञान हमारे में प्राप्त नहीं होते हैं, इसको हमें रोकना चाहिए। और अनुभव के द्वारा ही हमारे पास ज्ञान, अनुभव के द्वारा ही हम में ज्ञान उत्पन्न होता है, ये मान लेना चाहिए। अनुभववाद के अनुसार समस्त ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है, जन्मजात से प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए जो लोग सोचते हैं कि जन्मजात से मेरे में ज्ञान है, वो विचार को निषेध किया जाता है, उस विचार को प्रतिबंध लगाया जाता है, उस विचार को क्या किया जाता है, कैल्सिंग किया जाता है, कट किया जाता है और उसे निषेध किया जाता है, प्रतिबंध लगाया जाता है कि कोई भी जन्मजात से नॉलेज लेके नहीं आता है, अनुभव के द्वारा उनमें नॉलेज होता है। इस ब्रह्मांड में जो मनुष्य जन्म लेगा उस सब में अनुभव के द्वारा नॉलेज आएगा, बढ़ेगा, उत्पन्न होगा। जन्मजात से नॉलेज नहीं रहता है। लेकिन कुछ ऋषि मुनियों ने या जैसे ऐसे कुछ ऐसे ज्ञानी मुनि ऐसे लोग जन्म लिए, उनके बारे में जब अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे सही से तो आपको मिल जाएगा कि अनुभव के द्वारा ही ज्ञान उत्पन्न होता है, किसी को जन्म से ही ज्ञान नहीं होते। ठीक है, तो चलते हैं आगे। जो डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कांट, अब कांट भी एक क्या है, दार्शनिक। कांट के ज्ञान सिद्धांत को समीक्षावाद क्यों कहा जाता है? क्योंकि कांट ने बुद्धिवाद और अनुभववाद दोनों की आलोचनात्मक जांच की। आलोचनात्मक मतलब ध्यान रखिएगा, आलोचनात्मक का मतलब समझिए। आलोचनात्मक का मतलब होता है कि सत्य असत्य के बारे में जांच करना, सत्य असत्य के बारे में जांच करना, उसी को कहते हैं आलोचनात्मक करना। वो जांच किए बिना, आलोचनात्मक मतलब जो हमें क्लियर हो सके कि ये बात चर्चा करने लायक है, ये बात सत्य है, इस पे बात किया जाए। तो वो ये जो कांट जो है दार्शनिक जो है, कांट दार्शनिक, उसने बोलते हैं बुद्धिवाद और अनुभववाद दोनों की आलोचना जांच कीजिए, मतलब दोनों के ऊपर जांच कीजिए कि सही क्या है और गलत क्या है। तो आप लोग के क्लियर हो गया है कि अनुभववाद सही है और बुद्धिवादी जो है वो अभी भी रिसर्च में फंसे हुए हैं, जिसमें कांट के सिद्धांत भी यही समीक्षावाद करते हैं कि दोनों को अच्छा से जांच कीजिए और ये जानिए कि कौन है आलोचना के लायक। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कांट के अनुसार ज्ञान की परिभाषा दे। कांट एक दार्शनिक है जिसने अपना परिभाषा, दार्शनिक है जिन्होंने अपना एक ज्ञान के ऊपर परिभाषा को लिखे। देखिए ज्ञान के, कांट के अनुसार ज्ञान की परिभाषा दे। कांट के अनुसार ज्ञान अनुभव की सामग्री और बुद्धि के रूपों का संयुक्त परिमाण है। संयुक्त क्या है? परिमाण है। कांट कहते हैं, कांट के अनुसार ज्ञान अनुभव की सामग्री और बुद्धि के रूपों का संयुक्त परिमाण है। बोलते हैं कि ज्ञान जो है अनुभव की सामग्री है, यानी अनुभव के ही सामग्री है। जैसे हम कोई भोजन बनाते हैं तो सामग्री होता है ना, दाल चावल सब्जी, तब ना दाल भात सब्जी बनता है। तो सामग्री जैसे होता है तेल नमक, ये सब, तभी तो सब्जी बन पाता है। उसी टाइप से अनुभव का सामग्री जो है ज्ञान है। ज्ञान का सामग्री अनुभव है। अनुभव के द्वारा ज्ञान मिल सकता है, इसलिए बोला ज्ञान अनुभव की सामग्री है। ज्ञान जो है अनुभव की सामग्री, मतलब अनुभव का सामग्री ज्ञान है और बुद्धि के रूपों का संयुक्त परिणाम है। और बुद्धि अगर मिल जाएगा तब ये कंप्लीट हो जाएगा कि दोनों का परिमाण ये क्लियर हो जाएगा कि बुद्धि के रूपों का संयुक्त परिमाण निकलेगा कि ज्ञान क्या है, ज्ञान बुद्धि से आता है या अनुभव से आता है। इसी के बारे में वो क्लियर कर रहे हैं कि कांट के परिभाषा के अनुसार ज्ञान अनुभव की तो सामग्री है, लेकिन बुद्धि के रूपों का संयुक्त परिमाण भी है। बुद्धि अगर नहीं मिलेगा तो फिर ज्ञान कंप्लीट नहीं होगा। तो अनुभव और बुद्धि की दोनों का मेल के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो जब कांट दार्शनिक के बारे में परिभाषा पूछेगा कि उनका द्वारा ज्ञान का परिभाषा क्या है, तो बताइएगा कि उनके द्वारा ज्ञान अनुभव का सामग्री है और बुद्धि का एक परिमाण है, संयुक्त परिमाण है। तो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अरस्तु ने कितने कारणों को स्वीकार किया था? अरस्तु एक क्या है? दार्शनिक है, जिन्होंने साइंस का फादर है, बायोलॉजी का फादर इन्हीं को कहा जाता है दार्शनिक। तो दार्शनिक कौन है? अरस्तु दार्शनिक है, इतना ध्यान रखिएगा। इनके द्वारा क्या चीज स्वीकार किया गया, कितने कारणों को स्वीकार किया गया? अरस्तु ने 4 कारण मानते हैं: भौतिक, औपचारिक, कार्यकारी और उद्देश्य कारण। मतलब यानी जो भी दार्शनिक आए ये संसार में, उस
संसार में जो भी दार्शनिक आए वो सब अपना इस ब्रह्मांड को, मतलब इस संसार को, इस सृष्टि को एक्सप्लेन किए अपने परिभाषा के साथ कि ये सृष्टि कैसे चल रहा है, कैसे बना। तो अरस्तु ने बताया कि ये सृष्टि में 4 चीज है, भौतिक है, औपचारिक है। औपचारिक मतलब जो नियम से चल रहा हो, और यहाँ जो भी वस्तु है उस सब में अपना उद्देश्य है, उस सब में अपना एक मिशन है। बिना मिशन का कोई वस्तु धरती पर नहीं है। और कार्यकारी, हर वस्तु एक कार्य के लिए आया है, कार्य पूर्ण है। हर वस्तु को होना इस संसार में कार्य है, मतलब हर वस्तु एक कार्य के लिए ही यहाँ बना हुआ है। बिना कार्य के एक भी वस्तु संसार में नहीं है। जो भी वस्तु आप देख रहे हैं सब वस्तु कार्य पूर्ण है, उद्देश्य पूर्ण है, और फिर भौतिक है, औपचारिक है, नियम के साथ है, और नियम से बाहर कोई भी नहीं है। ये अरस्तु दार्शनिक के द्वारा क्या है, स्वीकार किया गया है इस सृष्टि का रचना के बारे में। उसने 4 शब्दों में ये पूरे सृष्टि की परिभाषा दे दी है कि ये सृष्टि सिर्फ 4 शब्दों में आते हैं। 4 शब्द है इस सृष्टि में, 4 है, भौतिक है, औपचारिक है, कार्यकारी है, उद्देश्य कारण है। यहाँ जो भी वस्तु है सब उद्देश्य पूर्ण है, कार्य पूर्ण है, भौतिक पूर्ण है, औपचारिक पूर्ण है। इसीलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हयूम के कारण संबंधित विचार स्पष्ट करे। हयूम के अनुसार कारण संबंध आवश्यक नहीं बल्कि आदत जन्य विश्वास है। यानी हयूम भी एक दार्शनिक है, इतना ध्यान रखिएगा। हयूम क्या है, एक दार्शनिक है। हयूम के कारण संबंधी विचार स्पष्ट करे। हयूम के अनुसार कारण संबंध आवश्यक नहीं बल्कि आदत जन्य विश्वास है। हयूम ने इस विश्वास करता है कि संबंध आवश्यक नहीं है, मतलब उसने विश्वास करता है कि हुमायूं के कारण संबंधित विचार स्पष्ट करे। हुमायूं भी इस सृष्टि के बारे में अपना विचार दिए। उन्होंने कहते हैं कि ये आवश्यक नहीं है कि एक संबंध है, ये आदत जन्य विश्वास है। इस विश्वास को हमें मानना चाहिए कि भौतिक, औपचारिक और कार्यपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण ही द्वारा संसार चल सकता है। हुमायूं के अनुसार कारण संबंध और आवश्यक नहीं बल्कि आदत जन्य विश्वास है। ये एक हमारा एक विश्वास है कि सृष्टि के चलाने के लिए ये सब चीज चाहिए। तो ये रहा हुमायूं के कारण संबंधी विचार। किसके विचार, सृष्टि ज्ञान से रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ईश्वर के अस्तित्व प्रमाणों की चर्चा करें। ईश्वर के क्या अस्तित्व का क्या प्रमाण है, जैसे क्या गॉड एग्जिस्ट करते हैं, गॉड एग्जिस्ट करते हैं, ये दुनिया में कहीं पे गॉड एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसके बारे में बात हो रहा है। ईश्वर के अस्तित्व के प्रमुख प्रमाण है सत्मूलक, कार्य कारण, उद्देश्यात्मक और नैतिक प्रमाण। बोलते हैं कि वो सब में ईश्वर है जहां पे सत्य की बात हो रही हो, जिसमें सत्यता हो, वो सब में ईश्वर है जो कार्य पूर्ण है, जो कार्य के लिए बना है। वो सब में ईश्वर है जो उद्देश्य पूर्ण है, उस सब में ईश्वर एक हमें सोचना है, देखना है। जो नैतिक से चले, जो नियम से चले, नियम पूर्ण चले, वो हमारे लिए उस सब में ईश्वर की ही प्रमाण है। वो ईश्वरी के द्वारा ही पॉसिबल हो सकता है। इसके बारे में ईश्वर के अस्तित्व ये 3 चीज से बताया जाता है, जिसमें सत्य हो, जो कार्य कारण हो, जो कार्य कारण के लिए हो रहा है, जो उद्देश्यात्मक हो, और जिसमें नैतिक प्रमाण हो। ये सब नैतिक प्रमाण है, 3 प्रमाण और नैतिक प्रमाण मतलब जो नियम से चल सके, वहां ईश्वरी है। वो सब वस्तु में ईश्वर है, जिसमें सत्य मूलक है, कार्य कारण, वो वस्तु कार्य के लिए है, उद्देश्य आत्मक है, उस वस्तु का उद्देश्य भी है, और वो एक नैतिक क्या है, उसमें प्रमाण है। तो वो सब में ईश्वर ही होते हैं। इसीलिए बोला गया कण कण में ईश्वर होते हैं, इसलिए हर कण में ईश्वर होते हैं। ये मानना है सभी दार्शनिक और सभी दर्शनों का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व आप लोग समझ गए होंगे कि ईश्वर कहाँ होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सतह मूलक प्रमाण से आप क्या समझते हैं। सतह मूलक प्रमाण वो है जिसमें ईश्वर की संकल्पना से ही उसके अस्तित्व के सिद्ध किया जाता है। सतह मूलक प्रमाण एक ऐसा प्रमाण है, देखिए सत्य ही प्रथम है, इसी से क्लियर हो जाता है कि ईश्वर कहाँ है। और इससे क्या है, सत्ता मूलक प्रमाण एक ऐसा प्रमाण है जिससे ईश्वर संकल्पना से ही उसके अस्तित्व को सिद्ध किया जाता है। देखिए ईश्वर वही होते हैं जहां आपका संकल्प रहेगा। जैसे अकबर ने तुलसीदास महाराज जी को अपने क्या करे, लोहा के जेलों में कैद कर लिए, लेकिन उनमें संकल्प था ईश्वर के प्रति सत्य भावना के साथ, तो वहां पे उनको आना पड़ा और बचा ले। जैसे भक्त प्रहलाद को ईश्वर के प्रति संकल्प था और सत्य था,
तो ईश्वर को आना पड़ा। यही क्या है, सिद्ध होता है, ईश्वर के अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, प्रत्ययवाद से आप क्या समझते हैं? प्रत्ययवाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार वास्तविकता का मूल आधार चेतना, विचार, न कि पदार्थ। यानी प्रत्ययवाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार क्या, वास्तविकता का ज्ञान हो, आधार चेतना और विचार, विचार है न कि पदार्थ। याद रखिएगा, प्रत्यय जो वाद है, प्रत्ययवाद जो है उसका जो है वो किससे कनेक्ट है? वो हमारा चेतना से कनेक्ट है, हमारा विचार से कनेक्ट है। ये विचार और चेतना कोई पदार्थ नहीं है। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि प्रत्ययवाद को ये पदार्थ से कोई लेना देना नहीं है, उसको चेतना और विचार से लेना देना है। ये बात को ध्यान में रख के क्वेश्चन का आंसर देना है कि प्रत्ययवाद जो है वो विचार और चेतना से चलता है, पदार्थ से नहीं चलता है, मतलब नहीं रखता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पर्यावरणीय नीति शास्त्र क्या है? पर्यावरणीय नीति शास्त्र, नीति शास्त्र मतलब समझ रहे हैं जहां नीति होती है, वह नैतिक शास्त्र है जो प्राकृतिक पर्यावरण और जीव जंतुओं के प्रति मनुष्य के नैतिक दायित्वों का अध्ययन करता है। देखिए पर्यावरण जो है नीति शास्त्र, पर्यावरणीय नीति शास्त्र क्या है? नीति शास्त्र मतलब समझिए ऐसा नीति, नियम को ही नीति बोला गया है, जिसको राजनीतिक बोलते हैं। राजनीति मतलब एक ऐसा नीति जिससे हम समाज चला सकते हैं। पर्यावरणीय नीति शास्त्र वह नैतिक शास्त्र है, नैतिक शास्त्र मतलब वो नियम का शास्त्र है, नियम का शास्त्र है जो प्राकृतिक को बनाए रखता है, पर्यावरण को बचाए रखता है, जीव जंतु के बारे में सोचता है, प्रति मनुष्य के नैतिक दायित्वों का अध्ययन करता है। मनुष्य के क्या होना चाहिए? दायित्व, नैतिक दायित्व। मनुष्य को एक वृक्ष के प्रति कैसा नैतिक होना चाहिए, एक दूसरे जीव के प्रति कैसा नैतिक व्यवहार होना चाहिए, इस सब के बारे में कौन बताता है? पर्यावरणीय नीति शास्त्र। ये पर्यावरणीय नीति शास्त्र हमें ये पूरे ब्रह्मांड सृष्टि को हमें कैसे बचा के रखना चाहिए, उसके साथ हमें कैसा वार्तालाप करना चाहिए, ये सब आपको पर्यावरणीय नीति शास्त्र से ही सीख सकते हैं। तो इस बात को आप पूरे ध्यान रखिएगा। ये हमारा पूरा हर जीव, तो यहाँ पर्यावरणीय नीति शास्त्र के बारे में आप समझ गए होंगे कि पर्यावरणीय नीति शास्त्र क्या है। ये क्या करता है? एक ऐसा नीति शास्त्र है जिसके द्वारा हम अपने सभी जीव जंतु और मनुष्य के प्रति क्या, मनुष्य का क्या नैतिक होना चाहिए, क्या चाहिए, नैतिक क्या होना चाहिए, तो नैतिक दायित्व क्या होना चाहिए दूसरे जीव के प्रति, ये चीज समझाया जाता है पर्यावरणीय नीति शास्त्र में। प्राकृतिक के प्रति मनुष्य का क्या नैतिक, नैतिक का अर्थ नियम से, नैतिक का अर्थ जो सत्य होना चाहिए, नियम पूर्ण होना चाहिए, उसी को बोलते हैं नैतिक। जैसे किसी के बारे में सत्य बोलना, ये नैतिकता है मेरा मनुष्य का। किसी के बारे में गलत नहीं सोचना, ये हमारा नैतिक नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? अपराध में चला जाएगा। तो इसीलिए नीति शास्त्र से आप लोग ये सीखिएगा, समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये क्या करता है? नैतिक दायित्व का अध्ययन करता है। कौन? पर्यावरणीय नीति शास्त्र। इस शास्त्र को पढ़ने से आप पर्यावरण के और प्राकृतिक को और जीव जंतु, ये सृष्टि के पूरे ध्यान रखिएगा, समझ पाइएगा कि आपका किसी जीव के प्रति क्या होना चाहिए, दायित्व क्या होना चाहिए, अधिकार क्या होना चाहिए, किस नियम से उनके साथ हमें वार्तालाप करना चाहिए, ये सब होता है। यानी कि एक तरह से समझिए रिलेशन कैसा रखना चाहिए, ये सब चीज पर्यावरणीय नीति शास्त्र में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, और समझिए व्यवसायिक नीति शास्त्र क्या है? व्यवसायिक नीति शास्त्र वो अध्ययन है जिसमें व्यापार, व्यापार मतलब बिजनेस, उद्योग मतलब समझ सकते हैं इंडस्ट्री, नैतिक मूल्यों, ईमानदारी और सामाजिक उत्तरदायित्व पर विचार किया जाता है। मतलब यानी व्यवसायिक नीति शास्त्र में क्या होता है कि हम जो भी बिजनेस करेंगे उसमें हमारा ईमानदारी होना चाहिए और मूल्य सही हम लगाएं और हमें समाज को सेवा उसी के द्वारा कर सके। ये नहीं कि हमारा विचार एक ऐसा होना चाहिए, हमारा व्यवसाय का मूल्य एक ऐसा होना चाहिए जो हमारे समाज में एक अशांति ला दे, हमारे समाज में एक घृणा का भावना उत्पन्न कर दे। इसीलिए व्यवसायिक नीति शास्त्र पढ़ के आप अपना व्यवसाय को उच्च बना सकते हैं और इस समाज में आपका उतना ही ज्यादा प्रतिष्ठा, मान सम्मान ऊपर हो सकता है। इसीलिए व्यवसायिक नीति शास्त्र को स्टडी करना चाहिए, जो हमें समाज में हमारा उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए, इस सब विचार आपको व्यवसायिक नीति शास्त्र में मिलता है। आज का मेरा क्लास आपको 2 नंबर वाले आने वाले 2 फरवरी 2026 में
जो फिलोसफी में जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को सब्जेक्टिव को मैंने कंप्लीट कर दिया हूं। और फिर मेरा नेक्स्ट जो मेरा क्लास रहेगा उसमें 5 नंबर के क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे कि 5 नंबर के क्वेश्चन को कैसे किस भाषा के साथ और कितने वर्ड के साथ एक्सप्लेन करना है और लिखना है कॉपी में, ये सब एक्सप्लेन कर देंगे। जब आपको 2 नंबर वाला कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो कॉपी में जैसे उसमें देंगे कि 150 शब्दों में लिखे, तो आप उसमें लिख सकते हैं 150 शब्दों में। तो जब ये आपको 4 लाइन अगर माइंड में आ जाएगा या 2 लाइन या 1 लाइन, तो ऑटोमेटिक आप कितना 150 वर्ड में लिख लेंगे आराम से, इजी हो जाएगा। तो यही हुआ 4-5 लाइन 6 लाइन एकदम सटीक आंसर जब लिखेंगे तो 150 वर्ड में कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग को कंटिन्यू मेरे वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। जेटी एकेडमी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट बार आए हैं तो अगर फर्स्ट बार आए तो थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा तो और मजा आएगा। साथ में कमेंट कर लीजिएगा ताकि मुझे ये क्लियर हो सके कि मैं आपको समझाने में सही से कामयाब हो सके। थैंक यू सो मच।